Hello, dear students. Welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉलम। तो दोस्तों, जैसे आप ये देख सकते हैं कि फिगर में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि व्हाट इज ए कॉलम एंड व्हाट इज ए स्ट्रट। दोस्तों, कोई भी एक ऐसा मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ए एक्सियल कंप्रेसिव लोड, जिसकी एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगा हुआ हो, उस मेंबर को हम स्ट्रट बोलते हैं। चाहे वो मेंबर हमारा हॉरिजेंटल हो, चाहे वो वर्टिकल हो। तो अगर मान लिया वर्टिकल अगर हमारा मेंबर है, उसके ऊपर अगर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है, तो उसको हम वर्टिकल स्ट्रट कह देते हैं, कह सकते हैं बेसिकली। लेकिन हमने उसको एक अलग नाम दे दिया और उसको हम बोलते हैं कॉलम। जैसे आपको दिखाया गया है, ये कॉलम है, मतलब एक ऐसा मेंबर जिसकी एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है। तो अगर मान लिया वो अगर हमारा मेंबर अगर वर्टिकल है, जैसे दिखा देख रहे हैं, देख सकते हैं हम, इट इज हैविंग ए 90 डिग्री एंगल विद हॉरिजेंटल। अगर उसका हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री का एंगल है, वर्टिकल है मान लिया, तो उसको मेंबर को हम कॉलम कह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉलम। बेसिकली जो कॉलम भी एक स्ट्रट ही है। लेकिन अगर वो जो मेंबर है हमारा structural member, if it is not vertical, if it is at another angle other than 90 degree, then it is called strut. उसको फिर हमने strut कह दिया। Basically there is no difference between column and strut. दोनों ही जो members हैं हमारे, they are axially loaded and having compressive load. जैसे इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये जो मेंबर अगर हमारा वर्टिकल है, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं इट इज ए कॉलम। और ये जो दो मेंबर दिखाए गए हैं हमारे पास, ये तीन दिखा रखे हैं मेंबर, इसके अंदर अगर इसकी एक्सिस के ऊपर अगर कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है, ये एक्सिस दिखा रखी है, ये इसकी एक्सिस है। अगर इसकी एक्सिस के ऊपर अगर कंप्रेसिव लोड लगा हुआ हो, एंड इफ इट इज नॉट एट 90 डिग्री, इफ इट इज नॉट वर्टिकल, देन दीज मेंबर्स आर कॉल्ड स्ट्रट। तो यही बेसिकली डिफरेंस है स्ट्रट एंड कॉलम। बेसिकली दोनों हैं सेम ही चीज, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हमने उसको कॉलम कह दिया या उसको हमने स्ट्रट कह दिया। तो उसको अगर हम डिफाइन करते हैं, तो इसमें फिर वही क्लियर लिखी है, एनी मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रट। स्ट्रट में भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल। स्ट्रट इंक्लाइंड एट 90 डिग्री विद हॉरिजेंटल वर्टिकल स्ट्रट इज नोन एज कॉलम, पिलर और स्टेंशन। तो कॉलम को हमने कहा है लॉन्ग वर्टिकल सिलेंडर मेंबर और बार सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज नोन एज ए कॉलम। वर्टिकल, तो इसमें वर्टिकल शब्द क्लियरली लिखा गया है, वर्टिकल मेंबर, उसको हम कॉलम कहते हैं। ए सिलेंडर मेंबर इन एनी पोजीशन अदर देन वर्टिकल subjected to axial compressive force is called strut. A slender member in any position other than vertical, अगर उसकी पोजीशन वर्टिकल के अलावा कोई भी हो और पोजीशन है, तो उसको हम स्ट्रट कहते हैं। तो बेसिकली हमारा स्ट्रट और कॉलम के बारे में आपको बताया गया है कि भाई क्या चीज होती है। तो उसके बाद अब हम कॉलम को और ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इसको बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या होती है? इट इज ए रेशियो, एक रेशियो है ये, ऑफ लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो उसकी अगर रेडियस ऑफ जायरेशन और उसकी लेंथ के बीच में अगर हम एक रेशियो कैलकुलेट करें, तो दैट रेशियो इज कॉल्ड सिलेंडरनेस रेशियो। लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन हम निकाल सकते हैं किसी भी कॉलम की, जैसे अब हमें पता है दैट इज इक्वल टू आई अपॉन ए का अंडर रूट। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए इज द एरिया ऑफ द सेक्शन। तो ये हमारे पास ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है, इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारी जो लीस्ट वैल्यू उसमें से आती है, उसका अगर हम ये अगर रेशियो निकालते हैं, तो दैट रेशियो गिव्स अस द सिलेंडरनेस रेशियो।
तो जो किसी भी कॉलम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जैसे जैसे उसकी स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ती है, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उस कॉलम की वो घटती चली जाती है। तो इसीलिए इसी से हमें पता लगता है कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो हमें ये पता लगता है कि भाई ये जो कॉलम है हमारा, उससे भी हम ये चेक कर सकते हैं कि जो कॉलम है हमारा किस टाइप का कॉलम है। तो उसके अंदर उसकी टाइप को चेक करने में, क्लासिफिकेशन चेक करने में भी हम इस स्लेंडरनेस रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर रेशियो रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे कि हम कॉलम को स्टडी करते हैं, कॉलम के बारे में हमें पता लगता है उसकी स्लेंडरनेस रेशियो से। हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है इसके अंदर बकलिंग लोड। तो बकलिंग लोड का मतलब यह है कि जो कोई भी कॉलम बकलिंग होने से पहले जितना मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड वो बियर कर सकता है, उस लोड को हम बकलिंग लोड बोलते हैं। द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड एट विच द कॉलम स्टार्ट्स बकलिंग, मतलब बकलिंग स्टार्ट होने तक जो कॉलम जितना लोड ले सकता है उसको हम बकलिंग लोड बोलते हैं। इसको क्रिपलिंग लोड भी कह सकते हैं या क्रशिंग लोड भी बोल सकते हैं। तो ये जो अलग अलग टर्म्स यूज की गई हैं, ये सब टाइप्स ऑफ कॉलम के ऊपर डिपेंड करती है। उसको हम आगे बताएंगे आपको, क्रशिंग लोड कब कहेंगे, बकलिंग लोड कब कहेंगे। इसी तरह से हमारे एक टर्म आते हैं सेफ लोड। तो सेफ लोड का मतलब है इट इज द लोड विच अ कॉलम कैन विथस्टैंड सेफली विदाउट एनी बकलिंग और फेलियर। मतलब जो सेफली बहुत नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस के अंदर कोई भी कॉलम जो लोड बियर कर सकता है, उस लोड को हम सेफ लोड बोलते हैं। तो जो सेफ लोड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे पास बकलिंग लोड है उसको एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर हम डिवाइड कर दें तो दैट विल गिव यू द सेफ लोड। मतलब कितना हम सेफ रहना चाहते हैं, कितना हमारा सेफ स्ट्रक्चर को रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम उसका सेफ लोड कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स। जो कॉलम्स है हमारे पास उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे जो इजी मेथड है और जो सबसे ज्यादा प्रचलित मेथड है, उसको हम बोलते हैं भाई शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। तो किसी भी कॉलम को हम शॉर्ट कॉलम कब बोलते हैं, तो उसको शॉर्ट कॉलम बोलने के लिए हमारे पास उसके अंदर दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि जो कॉलम की जो लेंथ जो है, इफ इट इज लेस देन 8 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जो उस कॉलम की अगर हम जो उसकी डायमेंशन होती है उसका क्रॉस सेक्शन काटने के बाद, तो उसका अगर हम लीस्ट लेटरल डायमेंशन अगर निकालें, जैसे मान लिया अगर स्क्वायर कॉलम है तो एक साइड, या सर्कुलर कॉलम है तो उसका डायमीटर, या अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो उसकी ब्रेड्थ या डेप्थ, ब्रेड्थ मिनिमम होगी, तो वो जो रेशियो कहलाती है उसको बोलते हैं लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो अगर किसी कॉलम की लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है अगर 8 टाइम्स से कम हो, या कॉलम इज लेस देन 32 टाइम्स द स्लेंडरनेस रेशियो, उसकी स्लेंडर जो पिछली बार जब भी हमने स्टडी किया स्लेंडरनेस रेशियो, अगर उसकी 32 से कम है, 32 से कम हो, तो उस कॉलम को हम शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। तो जो शॉर्ट कॉलम होती है, जैसे आप नाम से भी समझ सकते हैं शॉर्ट, छोटा कॉलम, तो उसके अंदर जो बकलिंग होती है, बेंडिंग होती है, उसमें जो नेग्लिजिबल होती है, और वो जो कॉलम जो है हमारा वो क्रशिंग में ही फेल होता है। क्रश मतलब क्रश हो जाता है, बिल्कुल चूर चूर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसमें बेंडिंग नहीं आती है। तो इस तरह के जो कॉलम जो होते हैं हमारे शॉर्ट कॉलम, वो क्रशिंग में ही फेल होते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है मीडियम कॉलम। तो जिस कॉलम की जो लेंथ जो है, इफ इट इज वेरीज from 8 times to 30 times of its least letter dimension, or slenderness ratio lies between 32 to 120, जिसकी की स्लेंडरनेस रेशियो 32 से 120 के बीच में हो, उस कॉलम को मीडियम कॉलम बोलते हैं। तो जो मीडियम कॉलम जो होते हैं वो जो उसके अंदर बकलिंग भी आती है और एज वेल एज उसके अंदर डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब क्रशिंग भी आती है, मतलब क्रशिंग लोड भी लगता है और उसके अंदर बकलिंग भी आती है। तो इसलिए उस तरह के लोड को हम कॉलम को हम मीडियम कॉलम बोलते हैं। और तीसरा जो टाइप है हमारा दैट इज लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम का मतलब ये है कि जो जिस कॉलम की जो लेंथ कितनी है, इफ इट इज मोर देन 30 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लिटर डायमेंशन, उसकी लीस्ट लिटर डायमेंशन उससे 30 टाइम्स ज्यादा होती है, या जिसकी सिलेंडरनेस रेशियो 120 से ज्यादा हो, तो इस तरह के कॉलम को हम लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। तो तो जो हमारे जो लॉन्ग कॉलम होते हैं, दे फेल ड्यू टू द दे फेल ड्यू टू द बकलिंग ओनली, क्योंकि उसके अंदर जो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है दैट इज
मिनिमम बहुत कम होती है और उसके अंदर जो कॉलम होते हैं हमारे वो फेल होते हैं, दे फेल ड्यू टू द बकलिंग ओनली। तो इसीलिए इस तरह के कॉलम को हम एंड द कॉलम फेल्स ड्यू टू द बकलिंग स्ट्रेस ओनली, ये लिखा है बकलिंग स्ट्रेस ओनली, तो इसलिए इस तरह के कॉलम को हम लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो कॉलम जो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो कॉलम जो है हमारे तीन तरीके से फेल हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉलम हमारा शॉर्ट कॉलम हो या मीडियम कॉलम हो या लॉन्ग कॉलम हो, तो जो हमारे जो शॉर्ट कॉलम होते हैं उसके अंदर डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस से फेल होते हैं, मतलब दे फेल ड्यू टू द क्रशिंग ओनली। फिर उसके बाद बकलिंग स्ट्रेस, उसके अंदर जो स्ट्रेस जो होती है मेनली बकलिंग स्ट्रेस पैदा होती है या उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होती है शॉर्ट कॉलम में। लॉन्ग कॉलम के अंदर जो डोमिनेंट स्ट्रेस होती है दैट इज बकलिंग स्ट्रेस, इट मीन जो हमारे जो लॉन्ग कॉलम है दे फेल ड्यू टू द बकलिंग। और जो तीसरा जो आपको बताया गया था मीडियम या इंटरमीडिएट कॉलम, तो उसके अंदर दोनों तरह की स्ट्रेस पैदा होती है, डायरेक्ट स्ट्रेस भी पैदा होती है और बकलिंग स्ट्रेस भी पैदा होती है। तो इसलिए जो इस तरह के कॉलम होते हैं उसके अंदर उसका जो फेलियर का रीजन है उसके अंदर डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस और बकलिंग स्ट्रेस, इनकी वजह से ही हमारे कॉलम फेल होते हैं। तो अब इसके अंदर एक सबसे एक ये जो कॉलम है हमारा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको कि बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ। जो कॉलम जो हमारे पास जो एक एक्चुअल लेंथ है कॉलम की, जो कि हम देख सकते हैं कि भाई एंड टू एंड जो होती है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल लेंथ, लेकिन उस एक्चुअल लेंथ के अंदर एक ऐसी लेंथ होती है इफेक्टिव लेंथ जो कि एक्चुअल में इन्वॉल्व होती है उसकी बेंडिंग के अंदर। तो उस लेंथ को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इक्विवेलेंट लेंथ इज द लेंथ ऑफ द कॉलम विच इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द बेंडिंग, जो कि बेंडिंग में एक्चुअली इन्वॉल्व होती है, क्योंकि कॉलम की लेंथ तो ज्यादा है लेकिन जो बेंडिंग में जो लेंथ इन्वॉल्व हो रही है उस लेंथ को हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ बोलते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज फाउंड एट एवरी कॉलम एंड दैट इज फ्री टू रोटेट and every point where there is a change in axis। तो इसके अंदर एक लाइन और लिखी गई है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जो कॉलम है हमारा उसके अंदर जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होता है जैसे कि इसमें लिखा गया है कि अगर मान लिया हमारा कॉलम अगर हिंज्ड जॉइंट हो तो उसके अंदर ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज फाउंड एट एवरी कॉलम एंड दैट इज फ्री टू रोटेट, जहां जो फ्री टू रोटेट हो वहां पर, या एंड एवरी पॉइंट वेयर देयर इज अ चेंज इन एक्सिस, या जहां पर कि उस कॉलम का जो एक्सिस चेंज होता है वहां पर भी हमें ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलता है। तो किसी भी कॉलम के लिए दो पॉइंट होंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी जो डिस्टेंस होता है उस लेंथ को हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो जब हम आगे डिस्टेंस जब स्टडी करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है। तो किसी भी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ को निकालने के लिए उसकी एक्चुअल लेंथ को हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। सी कांस्टेंट जो है, जो सी जो है इट डिपेंड्स ऑन द एंड कंडीशंस, जो कॉलम की हमारी एंड कंडीशंस जैसी है उसके हिसाब से हमने सी की वैल्यू को डिसाइड किया है, तो उसके हिसाब से हम किसी भी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ को हम निकाल सकते हैं। तो जैसे ये दिखाया गया है फ्रेंड्स के जो जो हमारे जो जो कॉलम के जो दोनों एंड्स हैं इफ दे आर हिंज्ड, जैसे दिखाया गया हिंज्ड एंड है, हिंज्ड एंड, हिंज का मतलब ये है कि इट इज फिक्स्ड इन द पोजीशन बट फ्री टू रोटेट। ये रोटेट करने में यहाँ पर इसके अंदर रोटेशन हो सकती है लेकिन ये पोजीशन इसकी फिक्स है, तो इसलिए इस एंड को हम बोलते हैं हिंज्ड एंड। तो ये दोनों एंड हिंज्ड हैं, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये दोनों पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल गिव यू द इफेक्टिव लेंथ। तो इसीलिए दिखाया गया है जो हमारी जो, क्योंकि इसके अंदर जो ये इफेक्टिव लेंथ है वही एक्चुअल लेंथ जितनी भी है वही उसकी इफेक्टिव लेंथ रहती है। किस कंडीशन में? जबकि हमारे दोनों एंड्स अगर हिंज्ड हों, जैसे दिखाया गया हिंज्ड एंड। इसके बाद अब दूसरी कंडीशन दिखाई गई व्हेन बोथ हैंड्स आर फिक्स्ड,
कि दोनों एंड्स हमारे फिक्स्ड हैं। तो फिक्स्ड एंड की वजह से होने का मतलब ये है कि जिसके अंदर की इट इज फिक्स्ड इन पोजीशन एज वेल एज फिक्स्ड इन रोटेशन, उसमें रोटेशन भी नहीं हो सकता है और एंड पोजीशन भी फिक्स है। तो इसलिए इसके अंदर यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, लिखा है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल गिव यू द इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव इक्विवेलेंट लेंथ। तो इसके अंदर लगभग हाफ होती है, तो इसीलिए इसकी इस कंडीशन में जो हमारी इफेक्टिव लेंथ है दैट इज हाफ ऑफ द एक्चुअल लेंथ। ये एक्चुअल लेंथ है, इसका ये हाफ होता है इफेक्टिव लेंथ। तीसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड हिंज्ड है। यहाँ पर देखिए ये एंड हमारा फिक्स्ड है और ये एंड हिंज्ड है। तो हिंज के अंदर ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और फिक्स्ड के अंदर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इसलिए इस कंडीशन के अंदर हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज एल एक्चुअल। ये इफेक्टिव लेंथ को हमने कैपिटल एल से डिनोट किया है और एक्चुअल लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट किया है, तो इट इज इक्वल टू एल बाई रूट 2। और जो चौथी कंडीशन है हमारी वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, ये एंड हमारा फिक्स है और ये एंड फ्री है। फ्री का मतलब ये है कि इट इज नॉट हेल्ड इन पोजीशन एज वेल एज रोटेशन, तो इसीलिए इसको हमने कहा है फ्री एंड। तो जो फ्री एंड होता है उस कंडीशन के अंदर हमारी जो इफेक्टिव लेंथ होती है इट इज एक्चुअल लेंथ से डबल हो जाती है 2l। यहाँ ये 1/2 नहीं, इट इज 2l है, ये 2l है 2l। तो ये हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है इट इज ट्वाइस ऑफ द इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द एक्चुअल लेंथ, 2l से नोट करते हैं। तो जैसे फिर ये दोबारा दिखाया गया आपको सभी चीजें कि इसके अंदर जैसे लिखा है कि वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज 2l, जो एक्चुअल लेंथ का डबल हो जाता है। तो जैसे आपको पता है दोस्तों, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर ये लेंथ बढ़ जाएगी तो इसकी स्लेंडरनेस रेशियो भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे स्लेंडरनेस रेशियो हमारी बढ़ती है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जैसे अब ये अगर हमारा वन एंड फ्री होगा तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है बहुत कम होगी। तो किसी भी कॉलम की कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे कि यूलर्स फार्मूला है, एक रैंकिन्स फार्मूला है। तो इनकी मदद से हम किसी भी लोड की, किसी भी कॉलम की कितना वो लोड कैरी कर सकता है, तो वो हमने कुछ इंजीनियर या साइंटिस्ट हूँ उन्होंने अपने नाम से फार्मूला दिया है। तो ये जो हमारा एक यूलर्स फार्मूला है इट इज वेरी पॉपुलर फार्मूला, तो जिससे कि हम किसी भी कॉलम की बकलिंग लोड कितना ले सकता है वो हमने कैलकुलेट किया है। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास सिंपल फार्मूला है पाई स्क्वायर EI बाई एल स्क्वायर। फिर एल इज द इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ जो भी हमने पीछे कैलकुलेट की है वो हम यहाँ पर लेते हैं। E जो है इट्स ए यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। I इज द दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, जो सेक्शन है हमारा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। I इसका ये यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है, L इज द इफेक्टिव लेंथ। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अगर ये L की वैल्यू बढ़ेगी, इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी उसकी, तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर। तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं यूलर्स फार्मूला। लेकिन जो यूलर्स फार्मूला ये भी है जो इट हैज बीन डिराइव्ड बाय कंसीडरिंग वेरियस अजम्पशंस। ये डायरेक्ट फार्मूला जो है हमने जो बनाया गया है ये, लेकिन ये फार्मूला भी कुछ अजम्पशंस को मानकर ही बनाया गया है। तो अजम्पशंस हमें पता होने चाहिए भी क्या क्या अजम्पशंस हैं। ये अजम्पशंस है हमारी कि जो कॉलम इज इनिशियली परफेक्टली स्ट्रेट एंड एक्सियली लोडेड, लोड एक्सियल होगा और परफेक्टली स्ट्रेट होगा। जो मटेरियल होगा कॉलम का इट विल बी इलास्टिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक एंड ओबेज हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ वैलिड जब तक वैलिड रहेगा जब तक ये हमारा फॉर्मूला वैलिड होगा, हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। द कॉलम इज यूनिफॉर्म इन क्रॉस सेक्शन, उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। एंड द लेंथ ऑफ द कॉलम इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द लेटरल डायमेंशन, जो उसकी डायमेंशंस हैं लेटरल डायमेंशन के कंपैरिजन में उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। एंड द डायरेक्ट स्ट्रेस इन द कॉलम इज वेरी स्मॉल, मतलब ये जो हमारा यूलर्स फार्मूला बेसिकली इट हैज बीन डिराइव्ड फॉर द लॉन्ग कॉलम्स, क्योंकि इसके अंदर हमने डायरेक्ट स्ट्रेस को माना है कि वह बहुत स्मॉल है, कम है, तो इसलिए नेग्लिजिबल है। तो इसलिए जो कॉलम है हमारा इट इज जो यूलर्स फार्मूला है इट इज बेसिकली डिराइव्ड फॉर द लॉन्ग कॉलम। द कॉलम विल फेल बाय बकलिंग अलोन, जैसे इसमें भी फिर दोबारा बताया गया है कि जो हमारा कॉलम जो है बकलिंग में ही फेल होगा, कंप्रेशन में या मतलब क्रशिंग में फेल नहीं होगा। तो इसलिए जो कॉलम जो हमारा इट इज फॉर द लॉन्ग कॉलम एंड द सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज नेग्लेक्टेड। सेल्फ वेट जो कॉलम का बहुत ही कम होता है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो लोड लगता है, एक्सियल लोड लगता है, उसी के हिसाब से ही हम कॉलम को डिजाइन करते हैं।
दोस्तों जो ये हमने इसके अंदर एजम्पशंस मानी है, उसके हिसाब से ही हम ये जो फॉर्मूला है हमारा उसका लोड, क्रिपिंग लोड हमें बताता है कि भाई इतना ये लोड ले सकता है। लेकिन ये जो फार्मूला है हमारा, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि भाई ये जो फार्मूला जो है हमारे पास जो डिराइव किया गया, इट वाज डिराइव्ड बाय कंसीडरिंग दीज ऑल अजम्पशंस। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये जो अजम्पशंस हैं इनको हम ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होती हैं। तो इसीलिए जो इससे जो रिजल्ट मिलता है हमें यूलर्स फार्मूला से, दैट इज नॉट करेक्ट। जो लोड हम कह सकते हैं एक्चुअल में उतना लोड हमारा कॉलम जो ये फार्मूला देगा वो नहीं होगा। और इसके अंदर दिस फार्मूला डायरेक्ट स्ट्रेस आर इग्नोर्ड, सो इट इज वैलिड फॉर द लॉन्ग कॉलम। ये लॉन्ग कॉलम के लिए ही वैलिड है। और ये जो हमारा यूलर्स फार्मूला है, इट इज वैलिड फॉर द सर्टन स्लेंडरनेस रेशियो। क्योंकि जो जैसे आपने देखा था कि जो स्लेंडरनेस रेशियो हमारी शॉर्ट कॉलम है वो 32 तक होती है, और फिर जो इंटरमीडिएट कॉलम है 32 120 तक रहती है। तो ये अगर हमारी स्लेंडरनेस रेशियो अगर कम होगी, अगर आप 280 अगर हम मानते हैं, तो ये जो फॉर्मूला उसके बाद ही इसकी वैल्यू करेक्ट आती है। अगर उसकी जो वैल्यू अगर कम रहती है तो फिर ये जो फॉर्मूला है हमें रिजल्ट जो है करेक्ट नहीं देता है। सो दीज आर वेरियस लिमिटेशंस ऑफ दिस यूलर्स फॉर्मूला। तो डियर फ्रेंड्स के आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत सिंपल भाषा में मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप के यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो मैं आपसे ये क्या नाम है होप करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसके अंदर इसको सब्सक्राइब करेंगे। इसके अंदर बेल आइकॉन्स को दबाएं ताकि आपको जैसे ही कोई नई वीडियो मिले आपको तुरंत उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।